वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। तो आज इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे बीपीएससी 67 से, अभी जो हम लोग 67th जो अभी हुआ है उसके क्वेश्चंस को देख रहे हैं। चूंकि एग्जाम कैंसिल हो चुकी है बट एग्जाम रिकंडक्ट होगी, ठीक है, रिकंडक्ट होगी। जब रिकंडक्ट होगी तो इसी टाइप के क्वेश्चंस वापस देखने को मिलेंगे उसमें, क्योंकि बीपीएससी का एक पैटर्न है, एक लेवल है जिसको बीपीएससी हमेशा मेंटेन करके चलती है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन देंगे, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को जो बीपीएससी 67 में आए हैं उनको हम वेस्ट न समझते हुए इनको डिटेल आंसर्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स में जो बीपीएससी के द्वारा और भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि सीडीपीओ का एग्जाम होगा, ठीक है, और भी एग्जाम्स होंगे, उसमें ये क्वेश्चंस जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आइए इनके डिटेल क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है उनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा था और इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देता है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए क्या है, अनुसूचित उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है। देखिए पूछा जा रहा है अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि एससी का सीट पूछा जा रहा है कितना है। तो इसमें कितना है, 38 सीट है। बिहार विधानसभा में टोटल कितने सीट है, तो 38 सीट है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि इसमें टोटल क्या है हमारे। इसमें देखिए इसमें एक न्यूज आया हुआ था जिसको हम लोगों ने देखा है यहाँ पर, जिसमें कहता ये है कि बिहार राज्य में विधानसभा की कुल तो कितनी सीटें हैं, 238। देखिए कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कितनी सीटें विधानसभा में है, तो टोटल कितनी है, 238 सीट, जिसमें कि 38 सीटें जो है वो किसके द्वारा है, तो ये आरक्षित की गई है अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि एससी के लिए आरक्षित की गई है। और दूसरा, और 2 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए वर्गों के लिए आरक्षित की गई है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि टोटल सीट जो है वो 200 कितनी है, 243 है, और उसमें की टोटल सीट जो है वो 243 है, और उसमें 38 सीट जो है वो एससी के लिए है और 2 सीट जो है वो एसटी के लिए है। तो यहाँ पूछा जा रहा है चूंकि एससी के लिए कितना सीट है, तो इसमें हो जाएगा 38 सीट है एससी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फिर हमारा कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की किस वर्ष दी गई थी, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल है, ये पूछा ये जा रहा है कि आपको 50%, चूंकि आप लोग सब लोग जानते हैं तुरंत पंचायत चुनाव हुआ है, और जिसमें हम लोग देखते हैं कि पंचायत चुनाव में जब भी होता है उसमें 50% जो होता है वो वुमेन्स के लिए आरक्षित हो जाता है, लेडीज के लिए आरक्षित रहता है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, देखिए 2005 में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने इसकी शुरुआत करने की थी, बट 2005 में तो करेंगे नहीं, ये कब उन्होंने लाया पंचायती राज एक्ट जो 2006 में स्टार्ट हुआ, जिससे हम लोग स्टार्टिंग से ही 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को हम लोग देते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2006। देखिए यहाँ पे लिखता भी है द एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। एक्ट कब से इंप्लीमेंट हुआ था, बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में आया, और ये इंप्लीमेंट कब हुआ, 8 अप्रैल 2006 में, और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग दिया गया कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है झारखंड बनाने के लिए बिहार किस वर्ष विभाजित। देखिए ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बिहार कई बार पूछ चुकी है अपनी बीपीएससी के एग्जाम्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखेंगे उसमें हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर 2000 को ये 2000 ईस्वी में ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्ताव नया मंत्रालय, देखिए यहाँ पर दिया गया है नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। तो देखिए चूंकि बिहार 2021-22 का जो बजट पेश किया गया था उसमें एंटरप्रेन्योर की बहुत बात की गई थी, यानी कि उद्यमिता जिसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बात की गई थी, महिलाओं के लिए फिर युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योर की बात की गई थी। इससे रिलेटेड एक न्यूज आया था हिंदुस्तान टाइम्स में, देखिए उसमें ये कहा गया था यहाँ पर डिपार्टमेंट वुड सेट अप द फोकसिंग ऑन स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, द न्यू डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। कौन सा, प्रसाद जो थे हम लोग के यहाँ पर, जो हमारे जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बजट पेश किया था, और उन्होंने ज़्यादातर फोकस जो था वो किस पे किया था, तो वो स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे, यानी कि कौशल और उद्यमता विकास पे। आंसर कितना हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा डी। तो नया मंत्रालय किस पे फोकस किया करता है, तो कौशल और उद्यमता विकास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल किए गए हैं, जो कि 7 निश्चय पार्ट 2 आप देखे होंगे, अभी बहुत फेमस था, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसमें पूछा यह गया है कि मानव विकास उप मिशन के अंदर कितने विभाग शामिल किए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा 7 विभाग शामिल किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार में किस जिले से प्रधानमंत्री 2020 में शुरुआत की थी। तो वो आए थे प्रधानमंत्री खगड़िया जिले में, और जहां पर उन्होंने दिया था, इसका जो प्रूफ होगा उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था उसमें काफी ज्यादा, और उसके अंतर्गत ये हुआ था। देखिए पहला तो ये क्वेश्चन है कि 7 निश्चय वाला क्या है कार्यक्रम,
और उप मिशन इसमें कितने हैं, तो यहाँ पर है इसका टोटल 7 है। देखिए युवा के बारे में, पेयजल के बारे में, मानव विकास, कृषि, उद्योग व्यवसाय और आधारभूत संरचना और लोक संवाद ब्रांड बिहार, ये 7 को मिलाकर एक नया बनाने की बात थी, ये उप मिशन थे इसके। और दूसरा जो था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है वो खगड़िया, देखिए खगड़िया जिले से बेलदौर प्रखंड में, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये भी ध्यान दीजिए कि बेलदौर प्रखंड से उन्होंने आरंभ किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू से, ये वर्चुअल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फिर हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पन कालीन स्थल गुजरात में है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें लोथल जो है वो गुजरात में है, बाकी डबरकोट, कालीबंगा, रानीगढ़ ये अलग अलग राज्यों में अवस्थित हैं। अभी लोथल जो है वो गुजरात में। गुजरात में एक और है जो कि हड़प्पन साइट है जो कि गुजरात में है, वो है हमारा धौलावीरा, नाम काफी सुने होंगे आप लोग, धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसका जो नीचे देखिए इसमें हम लोग डिटेल दिए हैं कि कौन सा स्थान का अभी वर्तमान स्थिति, जैसे हड़प्पा है यहाँ पर, तो हड़प्पा की वर्तमान स्थिति कहाँ है, तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है ये हड़प्पा का वर्तमान स्थिति। जैसे मोहनजोदड़ो है यहाँ पर, तो मोहनजोदड़ो का यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। उसी तरह देखिए भारत में जो कौन कौन है, तो लोथल है, जैसे यहाँ पर लोथल के बारे में जो हम लोग क्वेश्चन था वो कहाँ है, तो गुजरात में है हमारा, ये देखिए। नेक्स्ट है धौलावीरा जो हम बता रहे थे अभी, वो कहाँ पर है, गुजरात में। तो इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जगह कहाँ है, और उनके उत्खननकर्ता जो उन्होंने खोज के निकाला था वो कौन है, उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, और किस वर्ष निकाला वो भी है। किस किस नदी है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी के ये प्रमुख स्थल जो है हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है तो किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी किनारे है। तो इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी यहाँ पर थे इसमें, जैसे कि आपका यहाँ पर है कालीबंगा, तो वो देखिए कालीबंगन जो है वो कहाँ पर है, तो कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुजरात में एक और है, यहाँ पर देखिए गुजरात कहीं अगर देखा जाए तो गुजरात में एक और है जो कि है आपका रंगपुर। रंगपुर जो है वो भी गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा कहता है ये है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चोल वंश के संस्थापक, जो चोल आप जानते होंगे बहुत सारे वंश थे हमारे यहाँ पे जो राज्य करते थे उस समय में, तो उनके जो संस्थापक के नाम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वंश और उनके संस्थापक। इसी में आपसे पूछा गया चोल वंश के संस्थापक, तो विजयालय थे जो कि चोल वंश के संस्थापक थे। अब देखिए यहाँ पर दिया भी है चोल वंश के बारे में, काफी डिटेल में यहाँ पर दिया है कि चोल वंश क्या था। 9वीं शताब्दी में चोल वंश और चोल पल्लव वंशों के ध्वंसेशों के स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक विजयालय था जो कि 850 ईस्वी से लेकर 887 ईस्वी तक था। तो उसके बाद यहाँ पर ताजियाय जो था उसका तंजौर जिसको हम लोग कहते हैं वो उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो इसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पर दिया, आप इसे पढ़ के अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं चोल वंश के बारे में। इसी तरीके से बाकी वंशों को भी ध्यान में देंगे अगले बार एग्जाम के लिए। इस बार चोल पूछा है, दूसरी बार दूसरा कुछ और पूछ सकता है, पांड्यन पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। तो इस तरह से आप उनके वंश और उनके संस्थापक तो याद कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। देखिए बौद्ध संगतियों के बारे में जनरली लोग जानते हैं कि वो क्या करते हैं, वो 4 बौद्ध संगति हैं, उन चारों बौद्ध संगतियों को बस याद कर लेते हैं कि कौन कहाँ मतलब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। देखिए कहाँ पर हुआ ये सिर्फ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो 4 संगतियां जो हैं, 4 जो बौद्ध सभाएं थी वो किस किस, पहली बात कि किसके शासन काल में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो यही हो जाता है किसके शासन। जैसे प्रथम बौद्ध संगति था अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था, फिर दूसरा जो है वो काल अशोक। इसके बाद इसमें ये भी जानना जरूरी होता है कि कौन सा स्थान था, किस समय हुआ, और जैसा हमारे सवाल पूछा है कि कौन से अध्यक्ष थे उस टाइम पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ये भी जानना जरूरी होता है कि ये जो शासन काल में जो राजा थे वो किस वंश से आते हैं, ये भी ध्यान देना बात है। तो ये भी आप इसमें नोट करके एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से वंश के ये राजा थे जिन्होंने बौद्ध संगतियां करवाई थी। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप, जितनी भी बौद्ध संगतियां हुई थी, जैसे पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में थी, तो ध्यान दीजिएगा 483 बहुत इंपॉर्टेंट साल है क्योंकि इसी साल महात्मा बुद्ध मरे थे। तो चूंकि बौद्ध संगतियां उनके मृत्यु के बाद ही कराई गई थी। ठीक है, ये इसके सवाल और भी बन सकते हैं बौद्ध के संगतियों के बारे में। बहुत से एक सवाल रहता ही हमेशा, वो इस बार ये पूछा था संगति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इस तरह से आप बाकी संगतियों के अध्यक्ष भी जान सकते हैं, जैसे सवाकामी, मोगलीपुतुम, वासुमित्रा, ये जो थे बाकी संगतियों के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। देखिए हम बोले आपको अभी तुरंत बोले हैं, जैसे
कोई भी वंश है या कोई भी साम्राज्य है तो उसके संस्थापक या फिर उसके पहले राजा कौन थे वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो विजयनगर साम्राज्य जो काफी फेमस जो था, यहाँ पर काफी इसका प्रचलित है, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे हरिहर बुक्का। ठीक है, हरिहर बुक्का जो थे वो इसके संस्थापक थे। इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी और किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? अब देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन लोगों को होता है कि किसने किया, क्या बनाया कुतुब मीनार के बारे में स्पेशली, क्योंकि इसको बनाने के स्टार्टिंग तो किसी और ने किया था बट खत्म पूरा किया किसी और ने। ठीक है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका शुरुआत की थी। ठीक है, इन्होंने खत्म नहीं कर पाए थे, ये बस शुरुआत किया था इन्होंने। तो उन्होंने शुरुआत किया बट खत्म किसने किया था? इनके बाद जो आए थे इल्तुतमिश, उन्होंने खत्म किया था इसमें। ये सारे गुलाम वंश के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। अब देखिए इल्तुतमिश से बाकी कार्य हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इल्तुतमिश के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में पहला तो कुतुब मीनार निर्माण का पूरा करवाना, दूसरा सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्कों को जारी किया। चांदी का टंका इसको कहा जाता था और तांबा को जीतल कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? टंका कहा जाता था। और जीतल किसको कहते थे? तो जीतल कहते थे हम लोग तांबे के सिक्के को। फिर इफ्ता प्रणाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया गया जो तुर्क में चिहिलगानी कहा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, ये भी है। तो ये जो इल्तुतमिश के कार्य हैं वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इस बार ये पूछा है, पिछली बार कुछ और पूछ सकता है। चांदी का टंका, तांबा का जीतल, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इससे पहले कि आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। इससे पहले हमने काफी वीडियोस बनाए हैं, उसको आप डिटेल में समझ सकते हैं। और चैनल को अगर पसंद आए हमारे वीडियोस को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है हमारा कृत्या जुर्मिया पुस्तक। अब ये देखिए ये पुस्तक किसने लिखा था? तो लिखने वाले का नाम था यहाँ पर भारवी। भारवी ने ये पुस्तक लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। देखिए मुगल शासन के समय सर थॉमस रो भारत आया था। ठीक है, अब ये थॉमस रो भारत आए तो थे बट किसके शासन काल में आए थे ये इंपॉर्टेंट है। और पूछा भी है आपसे कि मुगल शासक कौन सा मुगल शासक था जिसके अंदर गए थे? तो जहांगीर थे जिनके अंदर ये थॉमस रो थे ये ब्रिटिश सर थे, वो आए थे यहाँ पर पहली बार। ठीक है, अब देखिए इसके में क्या है, थॉमस रो अथवा टॉमसन रो बादशाह जहांगीर के शासन काल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। इंग्लैंड के राजा, देखिए इंग्लैंड से आए थे, इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर उन्होंने कुछ लोगों को एकत्रित कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो ये थॉमस रो हो सकते हैं। बट ये वो थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी हम लोग के जो गुलाम किया था वो अलग है। ये उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाती है जब कोई भी देश वहां से जब ईस्ट की तरफ आता है, क्योंकि इंग्लैंड से भारत ईस्ट की तरफ पड़ता है तो ईस्ट की तरफ इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, थॉमस रो ने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। ये भी इंपॉर्टेंट, कहाँ मुलाकात किया था? अजमेर के किले में जहांगीर से उन्होंने मुलाकात की थी। देखिए आपके लिए हम लोग बहुत डिटेल में आंसर लेके आ रहे हैं, मेहनत काफ़ी है हमारी, तो इसके लिए आप हमें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये देखिए आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। इसमें है आईने अकबरी एक 16वीं शताब्दी का ब्यौरा ग्रंथ है। ये क्या है? ब्यौरा ग्रंथ है, जनरली इसमें बताया गया चीजों के बारे में। इसकी रचना अकबर के ही नवरत्न दरबारी, अकबर ने आप जानते होंगे अकबर नवरत्न रखता था अपने दरबार में, उनके दरबारी में से अबुल फजल ने की थी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है आईने अकबरी का? तो अकबर के संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। इसके देखिए यहाँ पर डिटेल है। यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के, उसमें प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले से सर्वप्रथम लागू की गई थी। ये भी पूछ सकता है कब स्टार्ट हुई? तो 1792 में। और किस जिले से? तो 12 महल जिले से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब।
बहिष्कृत भारत जनरल किसके ने शुरू किया था? देखिए बहिष्कृत भारत की बात कर रही है तो जनरली इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आप जनरली मार सकते हैं कि हाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे, गेस भी करते तो सही हो जाता आपका बाबा साहब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऐसे बहिष्कृत भारत का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। देखिए लिखा भी है बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। अम्बेडकर ने 1927 ईस्वी में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत का लिखा था। ये याद रखिएगा मराठी भाषा में ये था बहिष्कृत भारत का पत्रिका का प्रकाशन किया। 1924 ईस्वी में उन्होंने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी स्थापित की थी। उसके बाद उन्होंने ये जर्नल निकाला था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा तथा केसरी पत्रिका निकाली थी। ये तो कई बार पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा या केसरी किसके द्वारा निकाली गई थी? तो मराठा जो था वो इंग्लिश में था और केसरी जो था वो मराठी पत्रिका थी। ठीक है, किसके द्वारा निकाली गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई थी। उसी तरह ज्योतिबा फुले 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम गुलामगिरी रखा गया है। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अब तो ये तो आप लोग रट लिए होंगे, अगर क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे तो कई बार सवाल पूछा गया है। प्रथम महिला थे, बस ध्यान देने वाली बात है इस तरह के सवालों में आप हड़बड़ाएंगे नहीं। आपको जब भी पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है तो वो होंगी हमारी एनी बेसेंट। उन्होंने प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बट अगर पूछ देता, जैसे ये भी कई बार पूछा है कि प्रथम महिला की जगह बीच में वो डाल देगा प्रथम भारतीय महिला कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब हो जाएगा हमारा सरोजिनी नायडू। बट यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो वो हो जाएगी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो है वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट देखते हैं हम 1857 के विरोध में किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये कई बार है, उसको वर्णित करने का जो श्रेय जाता है वो वीडी सावरकर को जाता है। तो इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का श्रेणी दिया था। इसके कई नाम जाने जाते हैं, तो वो इसमें आप याद रखिएगा कि 1857 को कई बार जाना जाता है सिपाही विद्रोह कहते हैं हम लोग, प्रथम जैसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो इस तरीके से कई नामों से इसको जाना जाता है। अब नाम भी इम्पोर्टेंट है और किसने कहा ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें कहा था वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक है, ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जब वो त्रिपुरा वाला सेशन हुआ था 1938 वाला, तो उसके बाद ही उनको जब रिजाइन उन्होंने दिया था, तो रिजाइन देने के साथ साथ उन्होंने इसकी भी स्थापना की थी वहीं पर। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री जो थे वो लियाकत अली थे। ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे, इन्हीं को वित्त मंत्री बनाया गया था। अब देखिए इसमें कई बार इसमें सवाल रहता है अजय, देखिए मिनिस्ट्री के बारे में कि जब इंतरिम गवर्नमेंट बना था तो किसको क्या क्या मिनिस्ट्री मिला था। तो उसमें आप ध्यान देंगे कि इंतरिम गवर्नमेंट, इसके बारे में आपका लिस्ट है यहाँ पर। इंतरिम गवर्नमेंट जो है वो उसमें टोटल 14 मिनिस्टर्स थे, ठीक है, जिसमें कि सितंबर 2 से 1946 लेके 15 अगस्त 1947 तक ये चला था। जिसमें पहले जैसे जवाहरलाल नेहरू है तो इनके अंदर कौन कौन था? ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन थे, ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह वल्लभ भाई पटेल को क्या क्या मिला? तो होम मिनिस्टर वो थे। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी इन्हीं को मिला था। ये सवाल पूछा था, होम मिनिस्टर तो सब याद कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वाले में भूल जाएंगे, तो याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का भी टाइम उनको वल्लभ भाई पटेल को ही दिया गया था। उसी तरह आप देखेंगे जैसे इसमें इसी सरस्वती बीपीएससी में एक सवाल था कि राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था। शुरुआत में आप लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद को कौन सा पोर्टफोलियो मिला था। तो उनको मिला था एग्रीकल्चर एंड फूड मिला था। आपसे सवाल जैसे पूछा गया लियाकत अली, तो लियाकत अली मुस्लिम लीग के थे। देखिए मुस्लिम लीग के कौन कौन मेंबर थे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए 10 के बाद लियाकत अली, इब्राहिम इस्माइल, अब्दुल रब निस्तार, गजनफार अली खान, जोगिंदर नाथ मंडल, ये लोग जो थे वो मुस्लिम लीग के थे। इनको भी मुस्लिम लीग लियाकत अली काफ़ी फेमस नाम है क्योंकि इनको सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको दिया गया था।
इसी तरह बाकी जो है वो भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका रेलवे किसको मिला था, आसिफ अली को रेलवे मिला था, जगजीवन राम जो थे उनको लेबर डिपार्टमेंट मिला था, ठीक है। एजुकेशन श्री राजगोपालाचारी को मिला था। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं उनको किसको मिला था ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप इसको याद कर सकते हैं, डिटेल आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह कई बार मतलब नेतृत्व किसने किया था। देखिए संथाल विद्रोह इसको कई तरीके से बीपीएससी पूछती है अपने एग्जाम में। जैसे कि इसमें आपको लिख दिया 1855 में, पहली बार तो ऐसे पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, कब से कब तक चला था, तो ये हो गया। दूसरा जैसे नेतृत्व का सवाल इसमें है कि नेतृत्व में कौन कौन से नेतृत्व में इन्होंने किया था, तो सिंधु और कान्हू ने किया था, ठीक है। इसका आंसर तो सिंधु और कान्हू हो जाएगा, बट संथाल विद्रोह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें जो है संथाल विद्रोह के बारे में आपको आगे जान लेनी चाहिए, ठीक है। नीचे देखते हैं, चलिए क्या है, तो लिखता है इस विद्रोह की विशिष्टता यह है कि इस प्रकार की मसीहाई तथा अर्ध धार्मिक स्वरूप भी रहा है। विद्रोह के मुख्य नेता देखिए यहाँ मुख्य नेता है, कौन से थे, तो दो भाई थे। कौन थे दो भाई, तो वो थे सिद्धू और कान्हू। बाकी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है गांधी जी ने चंपारण आने से आमंत्रण किसने दिया था। अब ये तो भाई आप जानते ही हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। चंपारण का जो आंदोलन था वो सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन है और हर साल बीपीएससी सवाल पूछती ही है और इतनी इजी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इसका जवाब अगर 2-3 बार भी अगर आप सुने होंगे, सिर्फ सुने होंगे तो भी जवाब दे देंगे। राजकुमार शुक्ल के दिया था। अब देखिए इसके टफ सवाल पूछे जा सकते हैं। राजकुमार शुक्ल ने कौन से अधिवेशन में आमंत्रित किया था, गांधी जी कहाँ से आए थे, किस अधिवेशन को करके आए थे, ये सब जो इंपॉर्टेंट सवाल है इससे पूछे जाते हैं। जो अगर हार्ड करना हो तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर ये भी पूछा जा सकता है चंपारण सत्याग्रह में आया तो उसको जैसे हम लोग कहते हैं कि सिविल डिसोबीडिएंट कहते हैं, तो वो भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से क्यों कहते हैं ऐसा उसको, या फिर उस वक्त जो थे वो जैसे मोतिहारी में हुआ तो मोतिहारी के उस वक्त मतलब डीएम थे वो कौन थे, इस तरीके के सवाल को भी बीपीएससी पूछ सकती है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के चंपारण के बारे में आपको हर एक डिटेल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए सासाराम में स्थित है, ठीक है। आप इसको सिंपली आप समझ सकते हैं कि शेर शाह कहाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि शेर शाह मिडियावल। देखिए जब मिडिएवल हिस्ट्री आप पढ़िएगा तो उसमें शेर शाह का नाम बिहार की तरफ से काफी ज्यादा आएगा, ठीक है। चौसा के युद्ध में इसने हुमायूं को हराया था तो उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है शेर शाह, क्योंकि मुगल बादशाह को हरा के इसने भगाया था और दिल्ली के शासन पे इसने राज किया था। कहाँ से थे, बिहार के ही थे। इन्होंने अपना मकबरा खुद बनवाया था। कहाँ बनवाया था, सासाराम में बनवाया था। किस तरीके के मकबरे के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं कि मकबरा कैसा है, क्या दिखता है, कहाँ है तो पूछ ही दिया, कैसा दिखता है, अष्टकोणीय दिखता था, 8 कोण ऐसे करके बना हुआ, 8 करके बना हुआ था। ये सब इसके डिटेल आप आगे पढ़ सकते हैं, इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार समाजवादी पार्टी जिसका ईस्वी भी दे दिया आपको, देखिए इस क्वेश्चन में ईस्वी दे दिया है, कभी कभी तो ये भी पूछता है ईस्वी कब है। 1931 का गठन किसने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने सोशलिस्ट कहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण में किस विचारधारा किससे प्रभावित थे, तो समाजवादी विचारधारा थी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, ये ऐसे बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी खुद अपने बारे में दी गई है। तो बीपीएससी के ही अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना महत्वपूर्ण निभाई जयप्रकाश नारायण ने निभाई। देखिए कौन कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है, फूलन प्रसाद वर्मा है, ये दो ऑप्शन में दे ही दिया गया था। जो नहीं ऑप्शन में था वो था राहुल संकृत्यान। इनका नाम भी आप याद कर लीजिएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी से ये भी जुड़े हुए थे, राहुल संकृत्यान। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये पूछे और आपके माइंड में नहीं रहे, तो इसको अभी से ही ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। जिसका मेन जो उद्देश्य था, 2 उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है, समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार और श्रमिक एवं किसान संगठन की स्थापना करना। बिहार समाजवादी पार्टी की यही 2 मेन उद्देश्य थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा कि 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। अब देखिए पटना में पूछा है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। अब देखिए अनुशीलन समिति ये भी बीपीएससी पूछी है अपने प्रीवियस ईयर में। इसका आंसर तो हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल, लेकिन इसके डिटेल को आइए हम नीचे देखते हैं जो बीपीएससी दिया था उस टाइम पे। तो अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। इसका उद्देश्य वंदन मातरम के प्रणेता एवं प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
ने बताए मार्ग के अनुसरण करता था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वीरेंद्र कुमार घोष ने की थी। अब देखिए ये तो था जो मेन अनुशीलन समिति था, उसकी स्थापना इन लोगों ने की थी। अब इसमें सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बिहार और यूपी के लिए। तो इन्होंने बनारस में 1908 में सर्वप्रथम पहले अपना ये इसका अनुशीलन समिति का गठन किया और फिर 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की शाखाओं की स्थापना की। तो ये भी अनुशीलन समिति किसने किया, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वीरेंद्र कुमार ने अपना अनुशीलन समिति बनाया था जो बंगाल में था, और बाकी जो थे वो सचिंद्र नाथ सान्याल और 1908 में बनारस में और 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा फिर कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में बहुत अच्छा है, आप लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि बोध गया में प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ये सब आप इसमें जान सकते हैं। बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। बीपीएससी बुद्ध से कई बार सवाल पूछती है, कई तरीके से पूछे, बहुत संगति इसमें पूछी, अभी बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बारे में पूछा गया। और इसी तरह बुद्ध के बारे में और भी चीज़ों के बारे में जाना सकता है, उनके माता क्या थे, पिता क्या थे, इस तरीके से कई सवाल बुद्ध के बारे में पूछे जाते हैं। तो आप उनको डिटेल में आप बुद्ध को पढ़ के उसके सवालों का, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसमें हुई थी कहाँ पर, तो ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है उस जगह पे हुई थी। यहाँ नीचे आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं कि गदर पार्टी जो है रिवोल्यूशनरी ग्रुप था। ठीक है, पहला तो यही है। और उसके बाद ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था, वीकली न्यूज़पेपर के थ्रू हुआ था। गदर इसका न्यूज़पेपर का नाम था। और हेडक्वार्टर जो था वो सैन फ्रांसिस्को में था, जिसके ब्रांचेस अलोंग द यूएस कोस्ट यानी यूएस कोस्ट के आसपास थे, यानी यूएस में था। ये जनरली कहाँ हुआ था, तो यूएस में। अब ये तो हो गया क्वेश्चन, बट इससे पूछा आपसे क्या जा सकता है कि गदर पार्टी में किसने की थी। तो याद रखिएगा बहुत सारे नाम हैं इसमें। तो इम्पोर्टेंट नाम में आ जाता है लाला हरदयाल। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है और भी नाम अगर दे दे, जैसे रामचंद्र हो गए, भगवान सिंह हो गए, करतार सिंह सरवा हो गए, बरकतुल्ला हो गया, फिर भाई ब्रह्मानंद हो गए, बरकतुल्ला हो गए। तो ये लोग जो हैं इनके नाम आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जो कि उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए ये भी कई बार ऐसा सवाल आते हैं बीपीएससी में कि कोई ना कोई एक दे देगा संस्था, बोलेगा इसके संस्थापक कौन थे। जनरली इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो ध्यान दीजिएगा। इसके जो संस्थापक थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ लिस्ट है, आप देख लीजिए यहाँ पर आपका। एक तो पहला ये है कि क्या होता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो कहाँ कब से गोपाल कृष्ण गोखले ने खोला था। ठीक है, जो कि लीडर थे कहाँ के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, फाउंडर ऑफ सर्वेंट इंडियन सोसाइटी 1905। विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से खोले थे, तो एनजी रनाडे के हेल्प के खोले थे। ध्यान दीजिएगा पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो किनको मानते थे, तो इन्हीं को मानते थे। ठीक है, एमजी रनाडे को मानते थे। और एमजी और गोपाल कृष्ण गोखले किनके पॉलिटिकल गुरु थे, तो ये आप हमको आप कमेंट में बताइएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो किसके पॉलिटिकल गुरु थे, यानी कौन जो है बिहार में, मतलब भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है उनका, और किन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु माना था, राजनीतिक गुरु जिसको हम लोग कहते हैं वो माना था। तो इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, किसको कौन से पत्र पत्रिका के कौन से संस्थापक या लेखक है। तो जैसे अनहैप्पी इंडिया, तो इनके लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। अब यहाँ नीचे लिस्ट है, लिस्ट में आप देख सकते हैं कि और भी नाम यहाँ पर हैं, जिनके जैसे यंग इंडिया जो हो गया, हरिजन, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही लाइन है आपका, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो इस तरीके की जो पत्र पत्रिका और पुस्तकें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। इनके पत्र पत्रिका को तो आप रट के लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी और भी जो हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे अमृत बाजार पत्रिका, ये भी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, किसने लिखा था। ठीक है, न्यू इंडिया, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, द रिवोल्यूशनरी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेंट, ये भी पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया देखिए तो पूछा ही गया आपसे। ठीक है, इस तरीके के बाकी जो है आप यहाँ पर इसके लिस्ट को देख सकते हैं और फिर आप याद कर लीजिए उसको, क्योंकि इस तरह के सवाल हमेशा बीपीएससी अपने एग्जाम्स में पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो याद रखिएगा हमेशा कि सिर्फ B.R. अम्बेडकर जो थे वही एक ऐसे मेंबर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें भाग लिया था। तो यहाँ पर आप उसका डिटेल भी देख सकते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तीनों भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये किताब की एक प्रिंट है जिसमें आपको मिला हुआ है ये, ठीक है, जिसमें ये साफ साफ लिखता है कि यहाँ पर देखिए लिखा होगा यहाँ पर या यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कि आनंद मठ सेमी हिस्टोरिकल नोवेल बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट। अब सन्यासी रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन लोग थे ये भी याद रखिएगा। मजनू शाह थे, चिराग अली थे, मूसा शाह थे, भवानी पाठक थे और देवी चौधरानी थी। तो ये लोग जो है वो इसके बारे में, देवी चौधरानी के नाम से क्या है तो नोवेल भी है, इसको भी किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही लिखा था, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बंकिम चंद्र उपाध्याय आनंद मठ के बारे में पूछा गया, तो किस विद्रोह से है? तो ये है सन्यासी विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चटगांव शास्त्रागार धावे में किससे संबंधित है? चटगांव आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चटगांव कहाँ पर है? तो ये पड़ता है भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसके आसपास पड़ता था ये, ठीक है। अभी बांग्लादेश में, बट उस वक्त तो चूंकि भारत का ही पार्ट था तो उस वक्त बंगाल के अंदर ये पड़ता था। तो बंगाल के अंदर में इसका जो नेतृत्व किया था वो किए थे सूर्य सेन ने किया था। सूर्य सेन जो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए लिखा भी है जिन्हें सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा कहा जाता है। 18 अप्रैल डेट याद रख लिया, डेट कभी कभी पूछी जाती है बीपीएससी के द्वारा, डायरेक्ट डेट ही पूछ देगा। तो पूछा है चटगांव स्थित ब्रिटिश शास्त्रागार पर आक्रमण के में भाग लेने का पर गिरफ्तार हुए थे। सूर्य सेन गिरफ्तार हो गए थे, भाग लिया था उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम जो सम्मान सूचक है नेताजी, आप हमेशा नेताजी नेताजी हम लोग करते हैं सुभाष चंद्र बोस को, बट इससे सवाल जो बनता है वो बनता है किस देश में जोड़ा गया था? जनरली लोग इसका आंसर भारतीय समझेंगे, बट भारत होता नहीं है, ठीक है। भारत में इनको नेताजी नहीं कहा गया था। नेताजी कब कहा गया? जब ये यहाँ से भाग कर गए थे जर्मनी, ठीक है। जर्मनी जब गए थे तो वहां के लोगों ने इनको नेताजी का नाम दिया था। तो याद रखिएगा कि सम्मान सूचक जो नेताजी हम लोग आज के डेट में सुभाष चंद्र बोस के नाम, सुभाष चंद्र बोस को जो संबोधित करते हैं नेताजी कह के, वो उनको कहाँ मिला था? तो वो जर्मनी मिला था। अब यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं कि जब बोस जो है हिटलर से मिलने गए थे जर्मनी में, तो उसमें उन्होंने अपना एक सियोर नामक काल्पनिक नाम रखा था जिसका नाम ओरलांडो मोजता था, ठीक है। इसके लिए उन्होंने हिटलर की हेल्प से, ये सब देखिए ये जो हो रहा है वो वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम का सब घटना है, ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने फ्रीडम आर्मी नाम से वहां पर बनाई थी, जिसको हम मुक्ति सेना कहते हैं। मुक्ति सेना का नाम आप बहुत बार सुने होंगे। तो मुक्ति सेना का जो फॉर्मेशन है वो भी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, ठीक है। कहाँ किया था? तो जर्मनी में किया था। और इसी के लिए वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जर्मनी के जो पीपुल हैं, वो नेताजी नाम से सुभाष चंद्र बोस को, बोस केम टू कॉल भी नेताजी, नेताजी के नाम से उनको यहाँ पर दिया गया था। और वहीं पर उन्होंने हिज फेमस स्लोगन जय हिंद का नारा भी दिया था फ्रॉम द फ्री इंडियन सेंटर जर्मनी। कहाँ से दिया? ये एक सवाल ये भी आपको बीपीएससी पूछ सकती है कि फिर जय हिंद जय हिंद जय हिंद हम लोग करते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सबसे पहला सवाल तो यही आएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बहुत लोगों को पता भी होता है, बट ये नहीं पता होता है कि वो नारा उन्होंने कब दिया था या कहाँ दिया था। तो ये याद रखिएगा, फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में दिया था। इसलिए हम लोगों ने ये कट को यहाँ पर रखा है जगह कि आप इसके डिटेल में एक सवाल से कई सवालों को आप समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1876 में की थी। अब देखिए इंडियन एसोसिएशन, इसे आप समझ सकते हैं कि ये जो होता है ये कांग्रेस, प्री कांग्रेस है, ठीक है। प्री कांग्रेस संस्थाएं हैं जो कांग्रेस से पहले भारत में मौजूद थी, बट उसी में उन्होंने किसने किया ये इंपॉर्टेंट, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर इस संस्था की स्थापना की थी। बाद में आके ये सब जो है कांग्रेस के साथ मिल गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो ये तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट इसका जवाब आप दे सकते थे कि क्रिप्स मिशन जो है वो पहली आया था, ठीक है। जनरली क्या है इसके डिटेल आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि कौन कौन किस किस टाइम में आया था। ये तो ये डेट को काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो रिजोल्यूशन था, QIM था रिजोल्यूशन, वो कब आया? 1942 में ये भी आया।
1942 में ये भी आया। बाकी वेवल तो आप अलग कर सकते हैं, वेवल काफ़ी लेट से उन्होंने बनाया था, इससे पहले लिनिथगो थे, वो थे जो सब जो क्विट इंडिया मूवमेंट सब चल रहा था तो वायसराय जो थे वो लिनिथगो थे। लिनिथगो के बाद ही वेवल आए थे, तो वेवल सिर्फ 3 साल ही रहते। बाकी कैबिनेट मिशन प्लान तो ये तो कोई भी बाइफरकेट कर सकता था, अलग कर सकते थे आप कि कैबिनेट मिशन तो सबसे लास्ट में आया होगा भाई। लेकिन जो ये दो ऊपर है आपका कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन और क्रिप्स मिशन, ये कंफ्यूजिंग है। ये जो दोनों ऑप्शन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन का आगमन, ये कंफ्यूजन है क्योंकि साल दोनों का सेम है। बट ध्यान से अगर आप मंथ पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों काफ़ी अलग हैं। पहले कौन आया और पहले कौन बाद में आया। क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च में आया था, बट की क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो अगस्त में आया था, 8 अगस्त को आया था। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन के बाद ही ये सब कांड शुरू हुआ। ठीक है, तो 8 अगस्त को उन्होंने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था और 9 अगस्त को फिर क्या हुआ था सब लोग जानते हैं, कमेंट में आप हमें बता सकते हैं 9 अगस्त को क्या हुआ था। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ईस्वी 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। अब ये तो भाई सबसे आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी भाषण देते हैं उस टाइम पे, 15 अगस्त के दिन ये सब टाइम पे। ठीक है, 26 जनवरी के टाइम पे, उसमें हम लोग ये नाम बहुत फेमस लेते हैं कि लाहौर अधिवेशन में किसने कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू थे वहाँ पर, उन्होंने कहा था। और वहाँ से हम लोग क्या मनाने स्टार्ट किए थे, तो कमेंट में आप हमको बताइए कि किस डेट को मनाए थे, क्या मनाए थे वो हम आपको बता देते हैं कि वहाँ पर हम लोग उसके बाद हम लोग पहली बार अपना स्वतंत्रता बनाना शुरू किया था कि स्वतंत्रता जो मतलब डेट हम लोग बढ़ा दिए थे कि स्वतंत्र हम लोग हो जाएंगे, अब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसके बाद से स्वतंत्रता दिवस वहाँ से हम लोग मनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन किस डेट से मनाना शुरू किए थे ये आप हमको कमेंट में बताइएगा। डेट आप हमको कमेंट में बताइए कि डेट किस डेट से हम लोग ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर आंदोलन तो बता तो दिए थे लाहौर अधिवेशन में, लेकिन कब बताए, मतलब क्या सा डेट को बोले थे मनाएंगे, ये आप हमको बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है। अब ये देखिए पूछा आपसे, नहीं है, मार मत दीजिएगा कि है कौन कौन, क्योंकि देखिएगा राजकुमार शुक्ल देखिएगा बोलेगा ये तो होबे करेंगे, यही बुलाए थे गांधी जी को तो ये तो होबे करेंगे, मार दीजिएगा। यहाँ पर पूछा है कि कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए राजकुमार शुक्ल तो होंगे ही होंगे, कन्फर्म है। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पूछा है नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, इनका भी नाम काफ़ी आता है उस टाइम पे, तो ये भी आप समझ सकते नहीं है। बट जेपी कृपलानी और राम मनोहर लोहिया में, तो देखिए जेपी कृपलानी उस समय थे उसमें सत्याग्रह, बट राम मनोहर लोहिया नहीं थे उस टाइम में। तो हमसे पूछा नहीं तो आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अब कौन कौन से पार्ट लिए थे तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूरा डिटेल में लिखा है। गांधी वाज रिक्वेस्टेड बाय द राजकुमार शुक्ल के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था। ठीक है, अब इनको इंडिगो प्लांटर के बारे में बताया गया था। यहाँ पर 3 कटिया सिस्टम थी। 3 कटिया सिस्टम जब वैसे पूछा है आपसे कितना होता है तो 3/20 होता है। ठीक है, 20 में से 3 भाग पे आपको बंद करना ही करना है इंडिगो की खेती, नील की खेती। ठीक है, जिससे उनको फायदा वैदा नहीं होता था किसान को, लेकिन जब अंग्रेज जबरदस्ती कराता तब क्या कीजिएगा। ठीक है, उस वक्त कराता था इसे। लेकिन पूछा है आपसे कि कौन कौन लोग ज्वाइन किए थे। देखिए वेन गांधी कम, जब गांधी आए वहाँ पहुँचे तो ज्वाइन नाउ भाई, वहाँ पर कौन कौन किए तो राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, बिहार में काफ़ी फेमस नाम मजरूल हक, याद रखिएगा। बिहार भी अगर आप पढ़ते होंगे बिहार का हिस्ट्री तो उसमें नाम ये बहुत बार आया है। ठीक है, फिर महादेव देसाई, नरहारी परहेग और जेपी कृपलानी थे। देखिए क्लियर नाम यहाँ पर आपको मिल गया, राजेंद्र प्रसाद मिल ही गए, जेपी कृपलानी मिल ही गए, ऊपर में राजकुमार शुक्ल हैवे करे। ऑप्शन में क्या नहीं है तो ऑप्शन में राम मनोहर लोहिया जो है वो नहीं है। आंसर हमारा यही हो जाएगा, आंसर यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ईस्वी 1857 विद्रोह में नेता कुंवर सिंह के किस स्थान में। अब देखिए ये जो सवाल है अगर ये आपको नहीं पता है तब तो फिर बीपीएससी आप सोचिए कि आपको कहीं ना कहीं चूक है आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, ये सवाल तो मतलब आपको पता ही होना चाहिए कि कुंवर सिंह किस स्थान से थे। कुंवर सिंह के बारे में तो बीपीएससी रट ली है, आपके सवाल पूछेगी, अब फिक्स होता है कि यही सवाल है, इसी तरह से रिलेटेड कुछ सवाल जो है वो बीपीएससी पूछती है। कहाँ से थे, बस यही जनरली इसी को रिपीट करके अलग अलग तरीके से घुमा उमा कर पूछती है। तो नेता जो थे 1857 में बिहार में, वो याद रखिएगा कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 की क्रांति के समय बिहार से लड़ा जा रहा था। ठीक है, और किस कहाँ से थे तो ये जगदीशपुर के थे। ठीक है, जगदीशपुर के इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी वहाँ के थे, इसका जवाब तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सन ईस्वी 1946 में बनी अंतरिम सरकार। अब देखिए सवाल पूछ दिया राजेंद्र प्रसाद, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही देख रहे थे सबके बारे में, यहाँ पर डिटेल आपके सामने है। राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मिला तो खाद्य एवं कृषि, फूड एंड
एग्रीकल्चर एंड फूड मिला था, देखिए यहाँ पर डिटेल आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप पूरा डिटेल में हम समझाए हैं, आप वहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन, देखिए गया अधिवेशन यहाँ लिख के देता है, गया अधिवेशन अध्यक्ष कौन है ये पूछ रहा है, ठीक है। कभी कभी तो पूछा है 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था, लेकिन यहाँ लिख के दिया गया। अब पूछेगा आपसे कौन किया, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास, CR दास जो थे उन्होंने इसको किया था, ठीक है। CR दास से रिलेटेड और एक न्यूज है, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है कि CR दास जो है वो किस पार्टी की स्थापना किए थे और उस स्थापना में उनका सहयोग किसने किया था, ठीक है। प्रेसिडेंट ये बने थे उस पार्टी के, बट उसका सेक्रेटरी जो थे वो कौन बने थे, तो ये आप हमको कमेंट में बताइएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्टी की स्थापना इन्होंने जस्ट 1900 गया अधिवेशन के बाद इन्होंने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, तो हजारीबाग जेल से भाई कौन फरार हुए थे, जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। इसका डिटेल आप नीचे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप समझ सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है उनका क्या रोल था, किसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या था, तो इसके रोल में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी एक जगह कि ये मतलब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था हजारीबाग में, ठीक है। तो इसमें पूरा डिटेल इसके बारे में लिखा गया है, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चंस आपको बोले हैं कमेंट करके हमको बताइए कि क्या है, जिससे हमको भी लगेगा कि आपके प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। बाकी इससे पहले 2 वीडियो हमारे आ चुके हैं, इसके जो पहले के क्वेश्चंस थे वो, और मैथ के स्पेशल हम लोगों ने वीडियो आपको डाला है कि मैथ पूरा सॉल्व करके, जो बीपीएससी में 67th में आपसे जो मैथ पूछा गया था उसको पूरा सॉल्व करके हम लोगों ने इसको अपलोड किया है। आप इसको तो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैथ्स अक्सर लोगों का एक वीक पॉइंट होता है, बट इसको जितनी आसानी से हमने समझाया है वो आप जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।